Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। आज बच्चों हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अल्टरनेट करंट। अब EMI को हम थ्योरेटिकली फिनिश कर चुके हैं और AC और EMI एक ही यूनिट का पार्ट है। तो जब AC हो जाएगा तो हम EMI और AC के कंबाइंडली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो चैप्टर को समझते हैं थोड़ा सा। चैप्टर का नाम है अल्टरनेट करंट। जब आप 10th क्लास में थे तो अल्टरनेट करंट एक छोटा सा टॉपिक था आपके पास, राइट। और आज एक पूरा चैप्टर है तो हम बहुत कुछ इसमें सीखेंगे और इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज़ ज़्यादा होगा, थोड़ा कैलकुलस ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसलिए जो मेडिकल वाला बच्चा है एक बार प्लीज़ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स को पहले से ही पढ़ ले ताकि उसको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो शुरुआत करते हैं यार। AC से आप क्या समझते हो, अल्टरनेटिंग करंट से अब क्या माइंड में आ रहा है? देखो अभी डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले कुछ टाइप्स देखते हैं। कुछ ऐसा करंट टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो मैं बोलता हूं इसको कि ये क्या हुआ बच्चों, ये कांस्टेंट DC है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइप के करंट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब एक और करंट आया मेरे पास ऐसा। अब ये किस तरह का करंट है बच्चों बताओ, I वर्सेस T ग्राफ। अब बात ये आती है कि इसका तो मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्या इसकी डायरेक्शन भी टाइम के साथ चेंज हो रही है? ये हर बार क्या है, पॉजिटिव है, हर बार पॉजिटिव है। इसको मैं बोलूंगा कि ये एक वेरिएबल DC है जो एक फिक्स इंटरवल के बाद जीरो हो रहा है, एक फिक्स इंटरवल के बाद पीक वैल्यू को अटेन कर रहा है। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं बच्चों, कुछ ऐसा मतलब ये पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, अपनी वैल्यू भी चेंज कर रहा है। तो ये वाला करंट जो है ना, जो मैं अब बना रहा हूं, जो ये वाला करंट मैंने बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कुछ ऐसा करंट है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है विद द टाइम। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, राइट। इस तरह के करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेट करंट। अगर करंट कुछ ऐसा होता, मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल घुमाता हूं, अगर मान लो करंट कुछ ऐसा होता, तो इसको भी बोलता कि ये भी क्या है बच्चों, सिर्फ नेगेटिव करंट मिल रहा है, ये I ये माइनस I, दिस इज T। तो ये भी क्या हुआ बच्चों, एक वेरिएबल DC हुआ, राइट। अगर ऐसा करंट मिल रहा है इस तरह का करंट, यहां पर भी करंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है विद द टाइम, तो इस तरह के करंट को भी क्या बोलूंगा मैं, AC करंट। तो इन सभी एग्जांपल से मुझे बस एक बात समझ आ रही है कि करंट का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होगी तो ही वो अल्टरनेट करंट होगा। अगर सिर्फ आप ये बोल दो कि भाई करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वो डायरेक्ट करंट है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अब मैं आपको ना कुछ रिकॉल करवाता हूँ, ठीक है, कुछ रिकॉल करते हैं हम। अब जब लास्ट चैप्टर का हमने सबसे आखिरी एक्सप्रेशन किया था जो था AC जनरेटर, वहां पर जो हमने करंट के लिए इक्वेशन बनाई थी, है ना, उस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखना जरा। वो इक्वेशन कुछ ऐसे आई थी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, राइट। यानी कि करंट की वैल्यू जो आई थी इंस्टेंटेनियस, वो कुछ ऐसी इक्वेशन पर डिपेंड कर रही थी, साइन ओमेगा टी। यानी कि अगर ये ओमेगा टी, या इसको मैं थीटा लिख दूं यहां पर, सपोज दिस इज थीटा। अगर थीटा को 0 डिग्री लूं तो करंट भी 0 है, थीटा को 90 डिग्री कर दूं तो करंट +1 हो जाएगा, थीटा को 270 डिग्री ले लो, जब 270 डिग्री लोगे तो क्या हो जाएगा, -1। जब थीटा को 360 डिग्री लोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 180 रहेगा ना बीच में, थीटा को 180 डिग्री लोगे तो क्या हो जाएगा 0, 270 डिग्री लोगे इसको तो क्या हो जाएगा -1, थीटा को 360 डिग्री लोगे तो क्या हो जाएगा अगेन 0। तो देख पा रहे हो करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम, फिर 0, फिर -1, फिर 0। कुछ ऐसी कर्व देखने को मिलेगी आपको अगर आप ढंग से इसको प्लॉट करो, जो हमने बनाई भी थी। तो जब भी करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो विद द टाइम, और उसको मैं साइन कर्व या कोसाइन कर्व से रिप्रेजेंट कर सकूं, कोसाइन कर्व में भी आपको ये वेरिएबल वैल्यू देखने को मिलेगी और साइन कर्व में भी देखने को मिलेगी। तो ऐसा करंट जो एज अ साइन फंक्शन हम रिप्रेजेंट करें, जो साइन ओमेगा टी पर डिपेंड करे,
वो हमारा बन सकता है एसी करंट। अब जरूरी नहीं है, देखो एक करंट होता है मान लो 5 एम्पियर, राइट, इसका अगर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो हमेशा 5 एम्पियर विद द टाइम मिलेगा। एक होता है करंट कुछ ऐसा 5t माइनस 2t स्क्वायर। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कुछ अलग तरह का ग्राफ मिलेगा, वेरिएबल है बट हाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है इसमें, ठीक है, वैल्यू चेंज होगी विद द टाइम। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेट करंट? ये एक ऐसा करंट है, इट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस पीरियोडिकली, एक फिक्स टाइम इंटरवल, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि वैल्यू हर 90 डिग्री पर चेंज हो रही है, मैक्सिमम हो रही है 90 डिग्री पर, मैक्सिमम से 0 90 डिग्री पर, फिर अगेन मैक्सिमम अगले 90 डिग्री पर, अगेन 0 अगले 90 डिग्री पर। तो ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज पीरियोडिकली होता रहे, उस करंट को मैं बोलता हूं एसी करंट। सेम वे में जैसे हमने करंट की इक्वेशन बनाई थी वैसे हमने वोल्टेज और के लिए लिखा था E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, है ना, इंड्यूस ईएमएफ। अब ये एसी ही सोर्स था इसका भी। ई नोट का मतलब यहां पर देखो, जब भी मैं ऐसी इक्वेशन लिखता हूं ना बच्चों, इसका मतलब समझो पहले। आई का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर ये फैक्टर 90 डिग्री है, ओमेगा टी अगर 90 डिग्री है या पाई है, पाई बाय 2, तो आपको हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या मिलेगी? पीक वैल्यू के इक्वल, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल, राइट। तो टर्मोलॉजी को समझो जरा। दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को मैं ये भी लिख सकता हूं 2 पाई बाय में कैपिटल टी, ठीक है। ये हम सीखेंगे धीरे धीरे, जब न्यूमेरिकल्स में आएगा तो हम इसको अप्लाई करना भी सीखेंगे। 2 पाई बाय में कैपिटल टी, वे 2 पाई इज कंप्लीट रोटेशन, ए कंप्लीट एंगल अराउंड अ पॉइंट that is 360 डिग्री एंड t is the complete time period, right? So इसको जरा नोट डाउन करो, फिर हम आगे आते हैं कुछ और टर्म्स पर। बच्चों अब एक चीज को समझते हैं जरा, ठीक है, ध्यान देखना जरा सामने एक बार। मान लो कि मैं दो सोर्सेज को कंपेयर कर रहा हूं। मान लो कि हमारे पास एक डीसी सोर्स है और ये वैल्यू है डीसी सोर्स की करंट की, ठीक है, कांस्टेंट डीसी सोर्स है। मान लो किसी टी टाइम के लिए हमने किसी डीसी सोर्स को सर्किट में यूज किया। सर्किट भी बना ही लेता हूं यहां पर, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने टोटल टी टाइम तक इस सर्किट में करंट को फ्लो कराया। अगर मैं टी टाइम तक सर्किट में करंट को फ्लो कराऊंगा, डेट मीन्स करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, कुछ इस तरह से, और यहां से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इस रजिस्टर को क्रॉस करेंगे कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे NE, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल चार्ज, ठीक है। अच्छा एक चीज समझने वाली है, मैं अगर आपसे पूछूं कि टी टाइम के लिए करंट को फ्लो कराया तो कितना चार्ज इस रजिस्टर में से क्रॉस हुआ होगा, तो आप मुझे बोल सकते हो ना कि एरिया ऑफ IT ग्राफ, है ना, टी टाइम तक इसका अगर मैं एरिया शेड कर लूं तो आप मुझे बता सकते हो कि भाई क्या वो चार्ज इसमें से निकला होगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया बच्चे, यहां पर ना आपने एक AC सोर्स कनेक्ट कर दिया। AC सोर्स कनेक्ट करने का मतलब है, ऐसे दिखा दो आप इसको, राइट, AC सोर्स कनेक्ट कर दिया। जैसे इसको V लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं हम, E नोट साइन ओमेगा टी। इसको आप E भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, ठीक है, सेल का EMF, बट इसको V लिख दो अभी। ये यहाँ पर R। अब देखो ये टाइम वेरिंग करंट है, यानी कि अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों, कुछ ऐसा, ठीक है। मान लो ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने इसका, ठीक है, टी टाइम तक। अगर मैं बात करूं यार एवरेज की, मैं बोलूं कि एवरेज करंट कितना है, अब आपको साफ पता लग रहा है यार, एवरेज करंट अगर मैं देखने लगूं यहां पर, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। जितना करंट पॉजिटिव है यहां पर क्या मिलेगा आपको, पीक वैल्यू, उतना ही करंट नेगेटिव है। तो मुझे यह पता लग रहा है कि अगर मैं एवरेज करंट देखूं ओवर वन कंप्लीट साइकिल इन AC, तो वो कितना मिलेगा, जितना करंट पॉजिटिव, देखो मान लो कि करंट अगर A से B जा रहा है तो उसको आप कंसीडर कर रहे हो पॉजिटिव, लेकिन सेम वे में उतना ही करंट B से A की तरफ भी आएगा जब डायरेक्शन चेंज होगी करंट की। देखो
T/2 टाइम तक सारा करंट पॉजिटिव ऐसे भी, उसके बाद जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वही करंट बैक आ जाएगा, तो इस करंट को क्या ले लूंगा मैं, नेगेटिव, राइट। तो आपको यहां पर एक साइन कन्वेंशन लेनी पड़ेगी, करंट अगर ए से बी जा रहा है पॉजिटिव है तो बी से ए वाला क्या होगा, नेगेटिव। जितना करंट ए से बी की तरफ गया उतना ही करंट बी से ए की तरफ आ जाएगा, तो इसलिए जो नेट करंट कंसीडर किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 0। कि एवरेज करंट क्या होगा, अगर मैं सम देखूं इसका 0 हो गया, तो आई एवरेज। अच्छा, अगर मैं ना ऐसे ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूं इस तरह से, तो डेट मीन्स आई एम यूजिंग एवरेज, तो आई एवरेज कितना है, 0। ये 0 कब है, जब मैं कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूं, यानी कि 0 से t टाइम की बात कर रहा हूं, या स्मॉल t जैसे आप लिख दो यहां पर, 0 से स्मॉल t टाइम की बात कर रहा हूं। पर अगर मैं यहां देखूं T/2 पर, अगर मैं T/2 पर देखूं बच्चों, देखो दोनों को T/2 टाइम के लिए कंपेयर कर रहा हूं। अब T/2 पर A ने B में से कुछ चार्ज को भेजा होगा, सेम वे में इस वोल्टेज ने भी इस कुछ T/2 टाइम में चार्ज को भेजा होगा। अब दोनों के लिए ये T/2 सेम है, और दोनों के लिए जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या आएगी, देखो अगर ये ऐसे है, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर, अगर इसको नेमिंग दूं मैं OABC, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC, तो यहां पर इस पर्टिकुलर पोर्शन का जो एरिया होगा IT ग्राफ होगा, राइट। तो ये IT ग्राफ क्या उतना ही चार्ज भेजेगा जितना ये चार्ज भेज रहा है, क्योंकि मैं सेम टाइम के लिए इस करंट को और इस करंट को यहां से फ्लो करा रहा हूं। इसमें तो क्या हुआ, सारा का सारा करंट यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा। मान लो इसने टोटल चार्ज को कितना भेज दिया, यहां पर टोटल टाइम में इसने भेज दिया मान लो 50 कूलम चार्ज, राइट। अब इसने भी क्या करा, इसने भी ऐसे ही कुछ करा कि T/2 में 25 कूलम ऐसे भेजा और अगले T/2 में 25 कूलम ऐसे भेजा, मतलब पहले 25 कूलम ए से बी और अगला 25 कूलम बी से ए, राइट। लेकिन अगर मैं टोटल चार्ज देखूं, मैं यहां पर यह भी देख सकता हूं, टोटल चार्ज 0 से t टाइम में AC के लिए वो कितना होगा, 0, क्योंकि एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस खत्म। क्योंकि एवरेज करंट 0 है, टोटल चार्ज भी क्या कंसीडर किया जाएगा, 0। इस चार्ज को क्या बोल दोगे, पॉजिटिव, इसको क्या बोल दोगे, नेगेटिव। बट डीसी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डीसी में तो सारा चार्ज ही पॉजिटिव है। बट हाँ, अगर मैं पूरी साइकिल ना देखकर आधी साइकिल देखूं, सिर्फ इतने पोर्शन को ऑब्जर्व करूं, तो यहां पर जितने टाइम में इसने चार्ज रिलीज किया और जितने टाइम में इसने चार्ज रिलीज किया वो मुझे बिल्कुल सेम मिलेगा, और यहीं से मैं डेफिनेशन पिक करूंगा, राइट। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं तो एक बार डेफिनेशन को नोट डाउन करो और फिर इस पर मैं दोबारा से आता हूं। तो बच्चों अगर मैं अब डेफिनेशन पर आऊं, ठीक है, अब डेफिनेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेसिकली मीन वैल्यू ऑफ AC या एवरेज वैल्यू ऑफ AC मैं किसको बोलूंगा, कि ये कांस्टेंट करंट की वो वैल्यू है, किसी कांस्टेंट करंट की वो वैल्यू है जो एग्जैक्ट सेम अमाउंट का चार्ज एक सर्किट में फ्लो कराए किसी T/2 यानी कि हाफ साइकिल में या हाफ इंटरवल में। जैसे कि अगर मान लो 10 सेकंड तक फ्लो कराए तो मैं ले रहा हूं 5 सेकंड, ठीक है। तो बेसिकली जो आई एवरेज है या मीन वैल्यू ऑफ करंट है, ये वो वैल्यू है किसी कांस्टेंट करंट की जो सेम अमाउंट का चार्ज फ्लो कराए किसी सर्किट में गिवन टाइम इंटरवल में, जितना कि एक AC सोर्स उसी इंटरवल में चार्ज को रिलीज कर रहा है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इस वक्त अगर ये करंट है 10 एम्पियर, राइट, और ये जो है AC, देखो अब AC की वैल्यू तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, यानी कि जो इसका चार्ज का फेंकने का रेट है, ये जो चार्ज रिलीज कर रहा है उसका रेट बार बार चेंज हो रहा है, राइट। तो मैं ये बोलूंगा कि इसने इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इतना ही चार्ज रिलीज किया जितना इस डायरेक्ट करंट ने रिलीज किया। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ये जो वैल्यू है ना डायरेक्ट करंट की, यही इसकी क्या है, यही इसकी शायद क्या है, ये वाली वैल्यू, यानी कि इसकी एवरेज वैल्यू। तो यानी कि जो ये डायरेक्ट करंट है, देखो एक्चुअल में खेल सारा पता है कैसे है, ये इस तरह से कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, और जो ये वैल्यू निकलेगी ये इससे बहुत कम निकलेगी, मतलब बहुत कम नहीं, थोड़ी सी कम निकलेगी, राइट। तो एक बार आप डेफिनेशन पर आओ, फिर मैं चीज क्लियर करता हूं आपको, राइट। डेफिनेशन क्या है कि जितना चार्ज इस AC सोर्स ने T/2 टाइम में रिलीज किया, ये बिल्कुल इक्वल होगा जितना कि एक डायरेक्ट करंट का सोर्स
उस टाइम इंटरवल में रिलीज कर रहा है, राइट। अब मुझे इसका डेरिवेशन करना है, तो देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसका। तो बच्चों देखो शुरुआत कैसे करेंगे हम, एक हेडिंग दो जरा, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल। तो किसी एसी के लिए, किसी अल्टरनेट करंट के लिए आई कैन राइट द इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है कि यहां पर ये सारा फैक्टर वेरिएबल है, और जहां पर वेरिएबल फैक्टर मिलता है आपको, वहां पर आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन। तो मैं इसी चीज को देखो क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डी क्यू बाई डी टी इज बेसिकली इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, राइट। मैं बोलता हूं कि यार स्मॉल चार्ज रिलीज किया पहले, और बाद में हम 0 से लेकर t/2 में कंप्लीट चार्ज निकाल लेंगे। देखो ना, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इस पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा हूं। देखो यहां पर वेरिएबल फैक्टर है ये, यानी कि अगर मैं करंट वर्सेस टाइम t/2 देखूं यहां पर, तो यहां पर अच्छा इसको आप स्मॉल t/t लिखो, कैपिटल टी ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्लीट टाइम के लिए हम टी यूज कर सकते हैं। अब देखो तो ये रेट क्या वेरिएबल है ना, कि करंट विद द टाइम इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया। तो यानी कि जो चार्ज का रिलीज कर रहा है कोई भी जो एसी सोर्स है, वो एक अलग वेरिएबल तरीके से उसको रिलीज कर रहा है, कभी ज्यादा फिर बाद में कम। तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं बच्चों, स्मॉल चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी। अच्छा अभी यहां पर अगर डी टी है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कंप्लीट चार्ज निकालना है, और चार्ज कितने में निकालना है, t/2 में। तो मैं इसलिए देखो dt है यहां पर, तो लिख दूंगा 0 से t/2 टाइम के अंदर मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है कि एसी सोर्स ने 0 से t/2 टाइम में कितना चार्ज रिलीज किया। तो यहां पर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहां पर, देखो आई नोट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं बच्चों, तो वो आता है माइनस कोस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का जब फर्दर डिफ्रेंशिएशन करूंगा, इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा नीचे ओमेगा। देखो अगर मान लो यहां पर साइन 2x होता, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मैं क्या करता, कोस 2x माइनस का और अपॉन में 2, है ना, एंगल का बाद में। तो ये रूल है, तभी मैं बोल रहा था कि जो मेडिकल वाले बच्चे थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सीरियसली लेना, ठीक है। और लिमिट क्या चल रही है बच्चों, 0 से t/2। इस माइनस साइन को बाहर निकाल लो, तो जो चार्ज की वैल्यू आएगी बच्चे वो क्या आ जाएगी, माइनस आई नोट कोस ओमेगा। अच्छा ओमेगा को भी बाहर निकाल लो यहां पर, कोस, इस ओमेगा को मैं लिख रहा हूं 2π/t, और स्मॉल टी की जगह क्या आएगा यहां पर, कैपिटल t/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, कोस, टी की जगह 0 आ जाएगा तो कोस 0 डिग्री। अब देखो जरा यहां पर ये टी से टी उड़ा दिया, 2 से ये 2 उड़ा दो, तो यहां पर बच रहा है माइनस आई नोट ओमेगा कोस पाई बचा यहां पर, माइनस कोस 0 डिग्री। जब मैं इसको सोल्व करता हूं बच्चों, इसको सोल्व करके मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, देखो कोस 180 क्या होता है -1, और कोस 0 क्या होता है 1। तो अगर यहां देखो तो ऐसा कुछ मिल रहा है माइनस आई नोट बाई ओमेगा, और यहां पर वैल्यू क्या मिल रही है आपको, सी अगर यहां पर देखें हम, इट इज -1 -1, तो ये हो जाएगा कुछ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2 आई नोट बाय में, इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर ओमेगा को 2π इंटू में कैपिटल टी अगर लिखना चाहूं। तो यहां पर ना बच्चों ये जो चार्ज की वैल्यू आ जाए, इसको एक बार नोट डाउन करो, मैं देखता हूं एंगल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। सी तो आगे देखो जरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2π/t, 2 से 2 उड़ा दो, तो यानी कि जो क्यू की वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी आई नोट बाय पाई इंटू में टी। इसको मैं लिख रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मैं अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूं बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आई एवरेज का मतलब क्या है, कि वो चार्ज की वैल्यू जो कोई कांस्टेंट करंट, मैंने आपको बताया था वो चार्ज की वैल्यू जो कोई कांस्टेंट करंट, जिसको मैं बोल रहा हूं क्या, आई एवरेज, कितने टाइम में दे रहा है, t/2 टाइम में दे रहा है। अब मुझे यहां पर क्या है, यहां पर मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट करंट के लिए यूज कर रहा हूं। सी व्हाट आई एम सेइंग कि भाई ये था टोटल टी टाइम इंटरवल, राइट, और मैं t/2 के लिए निकालना चाह रहा हूं, तो यहां पर जो क्यू की वैल्यू है वो बिल्कुल यही वाली है जैसे कि मैंने समझाया था। और तो इसको यहां पर मुझे अगर निकालना हो चार्ज, तो क्या लिखूंगा मैं, करंट इंटू में, मतलब लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, आई एवरेज इंटू में टाइम इंटरवल, आई एवरेज इंटू में टाइम इंटरवल t/2। तो ये
आई एवरेज और ये जो है इक्वेशन, दोनों के लिए चार्ज की वैल्यू सेम है, तो जब मैं कंपेयर कराऊंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, आई एवरेज इक्वल्स टू आई एवरेज इंटू में T/2 इक्वल्स टू आई नोट बाई में पाई इंटू में कैपिटल टी, टी से टी उड़ा दो। आई एवरेज जो आया बच्चों वो किसके इक्वल आया, 2 आई नोट बाई पाई के इक्वल आया, राइट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो बेटा ये वैल्यू क्या आएगी, देख 2/3.14 इंटू में आई नोट, यानी कि जो आई एवरेज की वैल्यू है वो एक्चुअल में 1 से छोटी आ रही है। अगर इसको मैं ढंग से सोल्व करूं तो ये वैल्यू आएगी 0.637 टाइम्स ऑफ आई नोट। अगर मैं इसको प्लॉट करूं एसी सर्किट के लिए, देख ये बेटा ये वाली वैल्यू है पीक वैल्यू, ठीक है, जो मैंने ऊपर प्लॉट करी है, और इसका जो ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, आई एवरेज, मतलब 50% नहीं है, ये कितना परसेंट है, 63.7% ऑफ आई नोट। जो आई एवरेज की वैल्यू है, मतलब कि जो डायरेक्ट करंट यहां पर हम ले रहे थे वो डायरेक्ट करंट अगर मैं इसी कर्व के अंदर प्लॉट करूं तो वो डायरेक्ट करंट एक्चुअल में ये है, राइट। तो देखो साफ पता लग रहा है यार, अगर मैं यहां पर अल्टरनेट करंट बना रहा हूं तो इसका ये वाला एरिया और इसका जो ये वाला एरिया वो बिल्कुल सेम है, यानी कि चार्ज की वैल्यू बिल्कुल सेम है, राइट। यानी कि देख यहां पर जो गैपिंग है ये इसमें कवर आ गई, राइट। तो इस तरह से अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं और इसकी बात करूं, जो ये यहां पर मैंने ये सेमी सर्कल टाइप कुछ बना रखा है, राइट, तो ये दोनों एरिया बिल्कुल इक्वल है, तभी मुझे चार्ज की वैल्यू सेम मिल रही थी, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझ आ गया कि जो आई एवरेज है बेटा वो कितना है, 0.63 टाइम्स ऑफ आई नोट। सेम रिजल्ट मुझे किसके लिए मिलता है, अगर मैं निकालूं एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ के लिए, तो एवरेज ईएमएफ के लिए अगर आप ये चीज ट्राई करोगे तो वो भी आपको कितनी मिलेगी, 0.637 टाइम्स ऑफ ई नोट। तो ये दोनों रिजल्ट आप लिख लो। इसकी डेरिवेशन मैंने करा दी, इसकी करने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर हाँ मुझे लगा तो मैं इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करा दूंगा इस डेरिवेशन को, ये डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि एवरेज का मतलब 50% नहीं है, यहां पर एवरेज का मतलब ये है कि 0.637 टाइम्स ऑफ आई नोट, यानी कि अगर मैं आपको बोल दूं कि मान लो पीक वैल्यू कितनी है, पीक वैल्यू है मान लो 100 एम्पियर, एवरेज वैल्यू निकाल लो, किसी एसी की पीक वैल्यू है 100 एम्पियर, यानी कि आई नोट की वैल्यू आपको दे दी 100 एम्पियर। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे एवरेज वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, इस 100 को 63/7/100 या इस 100 का 0.637 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 100 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 637/1000 आ गया यहाँ पर, राइट। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी 6.37 है जी, राइट। नहीं कुछ गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल से यहाँ पर, अगर 100 एम्पियर है तो ये 63.7 होना चाहिए ना, 0.637 टाइम्स ऑफ आई नोट, तो ये आएगा 63.7 एम्पियर। क्लियर है। अच्छा अब ना जो अगला एक्सप्रेशन है वो इसी के अंदर मैं कर रहा हूँ, तो इसको ना ध्यान से देखना जरा। अब अगला एक्सप्रेशन इसी के अंदर मैं कर रहा हूँ। अब मैं ना ये चाह रहा हूँ बच्चों की ये डेरिवेशन आप कर चुके हो तो इसको यहीं पे फिनिश कर दो। अब हेडिंग दो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, कंप्लीट साइकिल की, तो 0 से t इस बार आपके पास रेंज आ जाएगी, यानी कि मैं जानना चाह रहा हूं कि टोटल t में क्या हुआ। टोटल t में तो मुझे भी पता लग रहा है कि 0 है यार सब कुछ, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये एज इट इज चलेगा, यहां पर लिमिट में क्या आ जाएगा बच्चों, जो 0 से t था वो क्या हो जाएगा 0 से t, मतलब t/2 का t कर दूंगा, यहां पर 0 से t। अब देख यहां पर अगर t आ गया तो t से t कैंसिल, ठीक है। यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा cos 2π, राइट। सब कुछ सेम चल रहा है। अब ना यहां पर एक बात समझने वाली है, देखो इसको एक बार एज इट इज नोट डाउन करो जो मैंने चेंजेस करे। देखो तो यहां पर जैसे cos 2π आ गया ना, अब cos 2π कितना होता है बच्चों, 1 होता है, राइट। और cos 0 भी क्या होता है, 1 होता है, तो 1 - 1 0। तो यहां पर मुझे साफ पता लगे कि जो AC का 0 से t टाइम में चार्ज होगा वो 0 आ रहा है। देखो ये बात मुझे वैसे भी ग्राफिकली भी पता लग रही है और मैंने यहां पर मैथमेटिकली भी निकाल दी। cos 2π बच रहा है यहाँ पर, cos 2π क्या होता है 1 और cos 0 भी क्या होता है 1, तो 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि यहाँ पर क्या इज इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ पर आई एवरेज इंटू में t लिखूंगा, है ना, टोटल चार्ज के लिए, क्योंकि डायरेक्ट करंट की वैल्यू तो 0 है नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पर कंपेयर कराऊंगा, कंपेयर कराने पर देखो क्या मिलेगा, आई एवरेज इंटू में टोटल टाइम t, पहले t/2 था अब t इक्वल्स टू 0, तो आई एवरेज कितना आ गया बाय डिफॉल्ट 0/t यानी कि 0।
तो खत्म। तो जब मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूंगा तो कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 0 हो जाएगा, राइट। तो कंप्लीट साइकिल में प्लस आई माइनस आई कैंसिल। सो क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, तो आंसर है 0। व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ चार्ज, 0, राइट। फॉर एसी चार्ज इज 0, ये मैंने प्रूफ किया यहां पर, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों। तो बच्चों अब इसी तरह से ही देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की जगह एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकाल लूं, ठीक है, ओवर कंप्लीट साइकिल की जगह ओवर हाफ साइकिल, यानी कि 0 से t/2, तो यही एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, आपने इसी में चेंजिंग करनी है बार बार, ठीक है। तो यहां पर ई है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा बच्चों, मतलब आई था तो मैं इसको ई लिख दूं। ये क्या आ जाएगा यहां पर, जैसे कि आई नोट साइन ओमेगा टी है, तो मैं इसको क्या कर दूं, डिवाइड बाय आर कर दूं। नहीं, गलत कर रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, देखो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एवरेज वैल्यू मिले तो ऐसा कर सकते हैं हम, करंट को हम क्या लिख देते हैं यहां पर, करंट को हम ये भी लिख सकते हैं ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी। कुछ गलत तो नहीं होगा, है ना। करंट तो ऐसे ही बनता था ना, जब आप देखो यहां पर आपने ई को आर से डिवाइड करा तो क्या बन गया, यहां पर आई बन गया, किसके इक्वल, ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी। अब सी यहां पर मैं क्या करने लगा हूं, इस बात को मैं ये लिख सकता हूं, इसको मैं सारा ही कर देता हूं, वैसे देखो कुछ चेंज ज्यादा नहीं होगा, पर देख लो। अब इस बात को मैं क्या लिख रहा हूं, देखो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी, डी क्यू इज इक्वल टू वट, ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी डी टी। यहां पर वही 0 से t/2 मैं क्या ले रहा हूं, लिमिट ले रहा हूं, यहां पर क्या बन जाएगा क्यू, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इस बार ई नोट बाय आर बाहर निकाल दो, साइन ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करोगे तो अगेन माइनस कोस ओमेगा टी, ओमेगा को बाहर निकाल देता हूं जो डिफरेंशिएशन से आएगा, और लिमिट क्या चल रही है 0 से t/2। इसके बाद क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, ई नोट बाय आर ओमेगा, अंदर जब मैं सोल्व करूंगा तो बच्चों दोबारा से क्या बन जाएगा, देखो माइनस बाहर निकाल लो तो अंदर बचेगा कोस 2π/t इंटू में t/2 माइनस लोअर लिमिट cos 0 डिग्री। इसको सोल्व करके बेटा यहाँ पर देख वही वैल्यू बन रही है दोबारा से, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर अंदर बन रहा था -2, तो ये बन जाएगा 2 ई नोट बाय में आर ओमेगा, और ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं 2π और ऊपर t, सोल्व करके वैल्यू क्या बन जाएगी ई नोट टी अपॉन में आर पाई, राइट। तो चार्ज की वैल्यू तो मैंने यहां पर निकाल दी, चार्ज की वैल्यू क्या निकाली हमने यहां पर, जो आपके सामने है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो एक बार। अब सेम वे में देखो, जैसे यहां पर था, जैसे यहां पर क्या था, क्यू इज इक्वल टू आई एवरेज इंटू में t/2, है ना, t/2 के लिए काम चल रहा है यहां पर। तो आई एवरेज को क्या लिख दूंगा मैं, अगेन ई एवरेज, मतलब आई एवरेज को क्या लिख दूंगा मैं, ई एवरेज अपॉन में आर, करंट को लिखा जा सकता है ये, और इनटू में क्या चल रहा है t/2। अब ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज बिल्कुल सेम है, तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा इसको, ई एवरेज इंटू में t/2 डिवाइड बाय आर शुड बी इक्वल टू ई नोट बाय टी आर पाई, ये आर से आर उड़ा दो, टी से टी उड़ा दो, तो जो ये वैल्यू आ रही है बच्चों ई एवरेज वो कितनी आ रही है, ई नोट अपॉन में पाई, और ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो अगेन वैल्यू वही आ गई। देखो जो ई एवरेज है बच्चों वो क्या आ रही है 2/π, यानी कि 0.637 टाइम्स ऑफ ई नोट, राइट। यानी कि जो रिलेशन अल्टरनेट करंट के एवरेज वैल्यू में था वही रिलेशन एग्जैक्ट वही अल्टरनेट करंट को प्रोड्यूस करने वाली ईएमएफ के बीच में मिला, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है इतना, बट हाँ करंट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं कुछ, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, फिर देखते हैं इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आपको मिल सकता है, राइट इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ 50 हर्ट्ज। अब देखो फ्रीक्वेंसी अगर दे रखी है तो डेफिनेटली ये एक एसी वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज की होती है हमेशा, डीसी वोल्टेज की 0 होती है, क्योंकि वहां कोई साइकिल ही नहीं बन रही है, ठीक है।
राइट। और ऐसा बोला है कि जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है आपको पीक वोल्टेज दे रही है 250 वोल्ट। तो मैं ना वैल्यू लिख लेता हूं यार कि जो V नोट है या E नोट की वैल्यू है मुझे कितनी दे रखी है 250, ठीक है, ओके 250 वोल्ट दे रखी है। और जो न्यू की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है बच्चों 50 हर्ट्ज। बट अगर मैं इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो इक्वेशन तो ये होगी V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, या आप ऐसा लिख सकते हो E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, दोनों ही ठीक मानी जाएगी, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप मतलब इसको सर इक्वेशन को लिखना चाहो। ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि मैं ईएमएफ की बात करूंगा ज़्यादा। हाँ अगर आपको वोल्टेज बोल रखा है यहाँ पर तो मैं V यूज़ करूंगा, ईएमएफ बोलेगा तो मैं E यूज़ करूंगा, वोल्टेज के लिए मैं ये यूज़ करूंगा, राइट। अब सुनो, मुझे तो ओमेगा चाहिए। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय में कैपिटल टी, और 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी लिखा जा सकता है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई इंटू में 1 बाई टी यानी कि 50। तो ओमेगा विल बी योर 100 पाई रेडियन सेकेंड इनवर्स, राइट। यूनिट्स का खास ध्यान रखना। अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी बच्चों, देखो ये 250 साइन 100 पाई टी, दिस इज योर इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बने आपका। तो बच्चों आज का एक कमेंट बॉक्स क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूं बहुत टाइम बाद, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बच्चा इस लेक्चर को देखेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेगा आज के गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जितना आपने सीखा है। एक ग्राफ आपको दे रखा है बच्चों, जो पीक वैल्यू है वो 311 वोल्ट और 0.1 सेकेंड इज टी हाफ यानी कि t/2 टाइम, और टी टाइम कितना है टोटल 0.2। तो ये कर्व आपको ऐसे दे दी। आपसे ये पूछा गया है कि इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो और शेडेड पोर्शन को देखकर ये बताओ कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगी, सिर्फ शेडेड पोर्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली देखो जो एवरेज वैल्यू होगी वो कुछ ये होगी, ये पर्टिकुलर वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू अभी आपको सिखाई है मैंने, तो आपने बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं बता दोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों, और मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम 3-4 दिन पीछे चल रहे हैं ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजन। एज यू नो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेक्चर्स को शूट करना, साइड बाय साइड लाइव क्लासेस लेना। तो हमारा सिलेबस हम पूरा उम्मीद करेंगे कि टाइमली ख़त्म कर दे, ठीक है। बट इन बिटवीन आपको क्या करना है बच्चों, पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करना है। मैं अपनी जितनी भी वीडियोज़ है उसके एंड में एक ही मैसेज दूंगा कि अपने पिछले चैप्टर्स को साथ साथ रिवाइज करते रहो। और जहाँ पर भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हो सकता है कि आप हमारी एकेडमी का पार्ट ना हो, आप जिस भी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ रहे हो, जहाँ पर भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो अपने टीचर को थोड़ा सा बोलो कि वो आपको एक टाइम टेबल बना कर दे कि किस तरह से आपका सिलेबस आगे जाने वाला है और किस तरह से कितने टेस्ट आपके होने वाले हैं और किस तरह से आप पिछले चैप्टर्स के एनसीईआरटी और 10 ईयर्स को करने वाले हो, राइट। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपके पास अभी से ही प्लान होगी तब जाकर आपको एंड में थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले से सब कुछ आता होगा, ठीक है। तो ये आज की जस्ट एक टिप थी आपको, ताकि मैं रिकॉल कराता रहूँ टाइम टू टाइम। आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे फिनिश कर रहे हैं हम। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको इन चीज़ों से फेमिलियर होते रहोगे। आपके लिए बिल्कुल एक नए तरह का चैप्टर है, स्पेशली मेडिकल वालों के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर को डीपली एनालिसिस करना, नोट्स अच्छे से बनाना, और आप चाहो तो अपना जो क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में आए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।